अपनी अपार शक्ति और शक्तिशाली हथियारों के बावजूद वह पृथ्वी को शिकारगाह के रूप में इस्तेमाल करने वाला पहला प्रीडेटर था। उस दैत्य को चीर फाड़ करने की असीम शक्ति युद्ध के दौरान पराजित हो गई। राइटलस्नेक और भेड़ियों का सामना करते समय भी अत्याधुनिक तकनीक पर निर्भर रहने के कारण यह विवादास्पद है। यहाँ तक कि वे शिकारी जीव जो कभी खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर थे, उन्हें भी पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अदृश्यता का चोला पहने हुए उन्होंने प्रीडेटर जाति से अपेक्षित गरिमा की पूरी तरह से अवहेलना कर दी। मानो पृथ्वी पर आने का उनका उद्देश्य यही था। यह केवल शिकार करने और मारने के आनंद के लिए है। हालांकि व्यवहार की यही अपमानजनक शैली उनके दुखद अंत का कारण बनी। इस कहानी में भविष्य की घटनाओं के संकेत दिए गए हैं, जिसकी उत्पत्ति 1719 में उत्तरी अमेरिका में हुई थी। मैदानों में लूना नाम की एक मूल अमेरिकी लड़की ने अपने शिकार कौशल को साबित करने के लिए 8 टन के एक जानवर को चुना। भालू को परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उसने गुप्त रूप से अवलोकन करते समय वे हवा की दिशा में बदलाव को नोटिस करने में विफल रहे और खाना खाते समय अप्रत्याशित रूप से धूल भरी आंधी में फंस गए। भालू ने अजनबी से उत्पन्न खतरे को भली भांति भांप लिया। नाजुक क्षण में लूना ने जल्दबाजी में अपने धनुष की डोरी को कसकर खींचा। पहले वार करना चाहती थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अत्यधिक तनाव के कारण वह धनुष की डोरी चटकने की आवाज के साथ टूट गई। ये आवाज सुनकर भालू तुरंत अपने शिकार पर झपट पड़ा। एक दहाड़ के साथ वह आगे बढ़ा और लूना को तब तक मार डाला जब तक कि वह अपने धनुष की डोरी को दोबारा बांध भी नहीं पाती। नाजुक क्षण में दाहुआंग नामक कुत्ते ने दुश्मन पर झपट्टा मारा। भालू को दूर ले जाने से लूना को पर्याप्त समय मिल गया। उसने उसी दिशा का पीछा किया जिधर भालू गया था। वह नीचे कूदा, धनुष की डोरी को एक बार फिर से कसकर खींचा और अपनी निगाहें मजबूती से सामने टिका दी। लेकिन तभी बिग येलो अचानक वापस भागा। उसका चेहरा भय से भरा हुआ था, मानो उसका सामना किसी भयानक प्राणी से हो गया हो। उसकी भावनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए उसने भालू को फिर से गिरते हुए देखा। लूना के पास सोचने का समय नहीं था। सौभाग्यवश मृत्यु के कगार पर पहुंचकर लूना ने तुरंत एक योजना बनाई और पानी के अंदर गोता लगाकर उसका उपयोग करने लगी। नदी में बनाया गया तटबंध उनके लिए अस्थायी आश्रय का काम करता था। इन सूखी शाखाओं और सड़ी हुई लकड़ियों के सहारे भालू के हमले को ज्यादा देर तक टाला नहीं जा सकता था। इसके अलावा लूना निहत्थी है और शायद आज वह किसी भी हालत में जीत नहीं पाएगी। वह अपने भाग्य से बच नहीं सका। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया, अचानक ही भालू रुक गया। अगली गतिविधि ने किसी प्रकार के खतरे को भांप लिया था। यह देखकर नने अचंभित होकर बाहर झांका और यह देखकर भयभीत हो गई कि धारीदार भालू एक पारदर्शी जीव से लड़ रहा था। मिंग राजवंश के प्राणी आपस में लड़ रहे थे और वही वह व्यक्ति था जो आग को भड़का सकता था। प्रीडेटर जिसका रक्त संग्रहण अभी अपने चरम पर भी नहीं पहुंचा था, युद्ध के अनुभव की कमी के कारण जल्दी ही बेकाबू हो गया। वह नुकसान में था और भालू उसे बुरी तरह से कुचल रहा था। जब लूना अविश्वास से देखती रही तो भालू मुड़ा और बिना किसी हैरानी के विजयी भाव से चला गया। अचानक हुए इस आक्रोश से आश्चर्यचकित होकर वह फिर से खड़ा हो गया और थोड़ा सा संभला। खुद को संभालते हुए उसने एक ही मुक्के से उस खूंखार जानवर को मार डाला और अपनी आंखों से देखा कि कैसे भालू का शव पारदर्शी हो गया। उस प्राणी ने हवा को खींच लिया, जिससे चारों ओर एक भयावह वातावरण छा गया। खून की भयानक गंध से लूना बेहद भयभीत हो गई। बिना सोचे समझे वह अंदर दौड़ पड़ी। वह घबराकर नदी से भाग निकला, लेकिन भयंकर तूफान ने उसके सारे प्रयासों को विफल कर दिया। लूना को सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन आंकड़ों से पता चला कि उसके सामने मौजूद यह चींटी कोई खतरा नहीं थी। वे नदी का अनुसरण करते हुए सफलतापूर्वक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। खतरे से बच निकलने के बाद लूना अपने कबीले में वापस जाकर अपने मुखिया भाई को अपनी खोज के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से रास्ते में उसकी मुलाकात अपने उन लोगों से हुई जो उसे ढूंढते हुए आए थे। उसने तुरंत सबको चेतावनी दी कि जंगल में एक ऐसा राक्षस छिपा हुआ है जो ग्रिजली भालू से भी कहीं ज्यादा भयानक है। दूसरे पक्ष ने न केवल इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, बल्कि बेहद असभ्य तरीके से प्रतिक्रिया देने की तैयारी भी की। उसे वापस कबीले में घसीट कर ले जाना और उसके साथ अपमानजनक व्यवहार करना लूना को तुरंत ही उसके सब्र की सीमा तक ले गया और उसने तुरंत एक कुआं खोदना शुरू कर दिया। उस मुट्ठी ने अपनी रग रग में बसी निर्ममता पर भरोसा करते हुए जवाबी हमला किया। जिन प्रतिद्वंद्वी के चंगुल से सफलतापूर्वक बच निकला, लेकिन लूना ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके कबीले के लोग युद्ध कला के मामले में इतने कमजोर होंगे। उन्होंने उसे एक साथ बांध दिया। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सब, हालांकि लूना सबको चेतावनी देना चाहती थी, लेकिन पेड़ में छिपा हुआ प्रीडेटर इस बात से अनभिज बना रहा। कबीले के लोगों को अब भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने आगे बढ़ने से पहले वहीं आराम करने का फैसला किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक शाखा के अचानक टूट
टूटने की आवाज ने सभी को सतर्क कर दिया। उन्होंने तुरंत अपने धनुषों को कसकर खींच लिया। वे पूरी तरह सतर्क थे, लेकिन गहन जांच करने पर पता चला कि यह तो बस। यह देखकर कि लूना अभी भी भयावह अफवाहें फैला रही थी, निम्न स्तर के प्राणियों के समूह के नेता ने आगे आने का फैसला किया। उसने उस सहायक वस्तु को उठाया जिससे यह संकेत मिला कि किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसी क्षण उसने अचानक अपनी छाती पर 3 लाल बिंदु देखे जो रहस्यमय तरीके से प्रकट हो रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे उसके कबीले के अन्य सदस्यों को भी महसूस हो रहा था। तभी कनिष्ठ नेता ने चीख मारी। सभी लोग उस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए और घबराकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन वे दुश्मन को देख तो सकते थे, लेकिन कभी ढूंढ क्यों नहीं पाए। मूल अमेरिकी लोगों ने अंततः अपने लक्ष्य पर तब ध्यान केंद्रित किया जब उन्होंने देखा कि उनके साथियों पर लगे तीर हवा में से नीचे खींचे जा रहे हैं। उसने तेजी से एक तीर चलाया, लेकिन इस कार्रवाई से न केवल कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का प्रभावी नुकसान पहुंचाने से वह रक्त पिपासु प्राणी और भी क्रोधित हो गया। इसलिए उसने तुरंत स्टील्थ मोड को छोड़कर यह एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ निकालता था। अप्रत्याशित रूप से यह देखकर दोनों शिकारियों ने जरा भी भय नहीं दिखाया और तेजी से अपने भाले लेकर आगे बढ़े। उनके मन में उनके सामने मौजूद प्राणी बदसूरत था। वह राक्षस एक ऐसे जानवर से ज्यादा कुछ नहीं था जो सीधे खड़े होकर चल सकता था, लेकिन उन दोनों ने खुद को जरूरत से ज्यादा आंख लिया था। दोनों तरफ से हमला होने पर भी उनकी ताकत उन्हें जीत नहीं दिला सकती। युद्ध के पहले दौर में ही ब्यानई को बरसेरकर ने हवा में उछाल दिया। प्रीडेटर ने जैसे ही अपना हथियार निकाला, खेल शुरू हो गया। अचानक ही मैच में आई तेजी एक तरफा करारी हार में बदल गई और उन्होंने इसके खिलाफ जमकर संघर्ष किया। शिकारी 2 राउंड से भी कम समय तक टिक पाया, तभी उसकी बांह कट गई और उसकी अनैच्छिक मृत्यु हो गई। अपने साथी को उस हिंसक दरिंदे के हाथों वीरतापूर्वक बलिदान करते देख एक और शिकारी तेजी से आगे बढ़ा और उसने बेताब होकर लड़ाई लड़ी। पलक झपकते ही उसने अपने भाले से उग्र पैर को भेद दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इससे वह प्राणी बुरी तरह क्रोधित हो गया और उसके दांत फटने ही वाले थे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए लूना चुपके से छोटे नेता के शव के पास गई और बंधनों को खोल दिया, जिससे उसे इस मामले की जानकारी प्राप्त हुई। उस राक्षस का आतंक उसके दिल से बहुत पहले ही मिट चुका था। लड़ने की भावना का पूरी तरह अभाव होने के कारण वह तुरंत मुड़ा और जंगल से भाग गया, लेकिन कुछ ही कदम दौड़ने के बाद पास ही में उस पर घात लगाकर हमला कर दिया गया। आदिवासी लोग अपनी जान जोखिम में डालने की उम्मीद में नरकुलों की ओर खींचे चले गए। वनस्पति ने उन्हें आवरण प्रदान किया जब उन्होंने प्रीडेटर्स के खिलाफ जवाबी हमला शुरू किया। इस बात से अनजान कि बरसेरकर्स उन्नत थर्मल तकनीक से लैस थे। लूना ने अपने साथी के लिए धनुष के तीरों से फुर्ती से बचते हुए फिर तेजी से दुश्मन से भाग निकली। हालांकि प्रीडेटर इस प्रणाली ने सैकड़ों मील दूर से भी दोनों व्यक्तियों का सटीक पता लगा लिया। सौभाग्य से वे बिल्कुल सही समय पर वहां पहुंच गए। उनकी गति उम्मीदों से कहीं अधिक थी। उनके पीछे मौजूद उनके साथियों को तुरंत जमीन पर गिरा दिया गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यात्री की चीखें सुनकर सेन ने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की और हताशा में सरकंडों के बीच से भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल में प्रवेश करते ही एक जानवर के अप्रत्याशित हमले में फंस गया। जमीन पर गिरने वाले व्यक्ति को शायद यह एहसास हो गया था कि बीज बिखेरने के लिए कोई जगह नहीं बची है। प्रीडेटर ने शांत और धीरे धीरे जंजीरों को खींचा। उसकी हरकतें बिल्ली की पूंछ की तरह तेज और भयावह थीं, जिससे खून चूसने वाला एक भंवर निकल रहा था, लेकिन जल्द ही उसने स्वेच्छा से जंजीर छोड़ दी और गायब हो गया। जैसे ही लूना को संदेह होने लगा, अचानक बंदूकों से लैस फ्रांसीसी लोगों का एक समूह उसके चारों ओर प्रकट हो गया। बिना देर किए उन्होंने उस पर हमला किया और उसे तब तक जाने के लिए मजबूर किया जब तक कि वह गंभीर रूप से घायल नहीं हो गया। होश में आने पर उसने खुद को एक नजरबंदी केंद्र में बंद पाया, जबकि शिविर पूरी तरह से हथियारों से लैस यूरोपीय लोगों से भरा हुआ था। उपनिवेशी यहाँ न केवल संसाधनों को लूटने आए थे, बल्कि प्रीडेटर्स के बारे में सुराग निकालने भी आए थे। बच्चे ने समझौता करने से इनकार कर दिया और उपनिवेशवासी जल्दी ही हार गए। धैर्यपूर्वक उसने एक और मूल अमेरिकी को पिंजरे से बाहर निकाला और तभी उसे पता चला कि वह कौन था, लेकिन वह उसका अपना भाई था। और इससे पहले कि दोनों कुछ बोल पाते, नकली वस्तु को चारा बनाकर एक पेड़ से बांध दिया गया और उसका इस्तेमाल आसपास के पहाड़ों पर घात लगाकर बैठे अन्य लोगों को लुभाने के लिए किया गया, ताकि वे किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार रहे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ताकतवर लोग ही असल में दुश्मन का असली रूप धारण किए हुए थे। शिकारी द्वारा गलत घोड़े को निशाना बनाने के कारण वे दोनों घोड़े चारा बन गए और कुछ समय के लिए सुरक्षित रहे। हालांकि जब तक खोजकर्ताओं ने देखा कि घोड़ा घबरा गया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके ठीक पीछे उसके साथी चुपचाप खून के तालाबों में गिर चुके थे। फिर आदेशों की एक श्रृंखला सुनाई दी। धीरे धीरे पास आते कदमों की आवाज हवा
हवा में गूंजने लगी। उस व्यक्ति की भयभीत आंखों के सामने धीरे धीरे प्रीडेटर की आकृति उभरने लगी, जिसने फिर अचानक अपनी अदृश्यता की चादर उतार दी। इसका वास्तविक स्वरूप सर्वव्यापी माहौल को उजागर करता प्रतीत होता था। वह असामान्य हिंसक आभा सीधे तौर पर उन दोनों पर हमला करने के बजाय युद्ध के मैदान की ओर बढ़ गई। केंद्रीय समूह आगे बढ़ा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने अभी कुछ ही कदम उठाए थे कि मस्तिष्क के चारों ओर घात लगाकर लेटे हुए फ्रांसीसी व्यक्ति ने उस समय दर्द भरी चीख मारी जब हड्डी को खोपड़ी के गहरे हिस्से में जकड़ दिया गया। वे तुरंत आगे बढ़े और मिलकर चेन खींचने लगे। प्रीडेटर ने उसे जमीन पर धकेल दिया और फिर तेजी से एक विशाल जाल फेंका, जिसमें वह फंस गया। हालांकि वे छोटे थे, इस प्रसिद्ध ब्रह्मांडीय विशेषज्ञ के अलावा उन्मादी कॉम्बो को संघर्ष करते और यहाँ तक कि मौत को गले लगाने के लिए अपनी कटार निकालने का साहस करते देख वह प्रतिद्वंद्वी द्वारा आसानी से पकड़ लिया गया। जीवित मछलियों के काटने से समुद्री फंदा खून से लथपथ हो गया। बाकी लोगों ने यह सब देखा। तुरंत ही उनकी आंखों में उन्माद की चमक के साथ उन्होंने ट्रिगर दबा दिया। उनके हाथ उच्च तकनीक वाली ढालों की सुरक्षा के नीचे चमक रहे थे। वे लंबे भाले जिनमें बारूद भरना पड़ता था, वे कुछ इस तरह प्रतीत होते थे। मजाक के तुरंत बाद जंगल में चीखें गूंजने लगीं। हालांकि फ्रांसीसी उपनिवेशवादी बड़ी संख्या में मौजूद थे। इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद भी वे प्रीडेटर के खिलाफ कोई फायदा हासिल नहीं कर सके। दम घोंटने वाले दबाव ने जैसे कि अथक बल से सब्जियों को काटा जा रहा हो, धीरे धीरे एक बाधा को दूर कर दिया। भाड़े के सैनिक का दिमाग, उसने दोनों हाथों से हिसाब लगाया। उन्मादी पर निशाना साधते हुए नकाबपोश व्यक्ति ने गोली चलाई, लेकिन एक छिटकती हुई गोली ने उसकी जान ले ली। गौर से देखने पर पता चलता है जाल के पास घात लगाकर बैठे सभी साथी मारे गए। पूरी बस्ती नष्ट हो गई। बूढ़े नेता ने तुरंत गोलियों की बौछार का आदेश दिया, लेकिन प्रीडेटर इस तरह की लड़ाई से अप्रभावित प्रतीत हुआ। मस्तिष्क में किसी प्रकार का उपकरण सक्रिय करने में रुचि उत्पन्न होने के बाद उसने शीघ्र ही वह आसमान में उड़ गई और धुंध में गायब हो गई। प्रीडेटर को जाते हुए देखती रही। लूना ने चतुराई से इसका फायदा उठाया। देश में भांग से बनी रस्सियों को जब्त करने की योजना को अलग अलग अभियानों में अंजाम दिया गया। उसे घोड़े वापस भेजने थे ताकि वह जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल सके, जबकि शिविर में वापस आकर बंदी बनाए गए व्यक्ति को छुड़ाने की जिम्मेदारी उसकी स्वयं की थी। जब फ्रांसीसी ने प्रीडेटर को जाते हुए देखा तो बिग येलो ने भी उसे जाते हुए देखा। उन्हें जमीन पर दूसरे पक्ष द्वारा छोड़ा गया एक धातु का पासपोर्ट मिला। वे अभी सोच ही रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, तभी गार्ड अचानक लाल रोशनी से चमकते 3 छल्ले बाहर निकले। साथ ही जब लूना शिविर में लौटी तो उसने पाया कि बचे हुए उपनिवेशवासी आपातकालीन निकासी के लिए अपना सामान पैक कर रहे थे। इससे पहले तो उस व्यक्ति ने चाकू भी निकाल लिया था, जिसका इरादा पहले उसे जान से मारने का था। दहुआंग को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि फिल्मों और टीवी शो में जो कुत्ते इंसानों के संपर्क में आते हैं उनकी मौत निश्चित होती है। हालांकि दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग थे और वे शक्तिशाली थे, फिर भी उन्होंने कोई कमजोरी नहीं दिखाई। उन्होंने बुजुर्ग, कमजोर, बीमार और विकलांग लोगों के इस समूह से जुड़े संकट को शीघ्रता से हल करने के लिए अपनी अंतर्निहित दृढ़ता पर भरोसा नहीं किया। हमला समाप्त होने के बाद लूना ने बिग येलो को छोड़ दिया ताकि वह जल्दी से अपने घर वापस भाग सके। फिर जनजाति के लोग अपने घावों का उपचार स्वयं करने लगे। अप्रत्याशित रूप से एक फ्रांसीसी व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ, अपनी झुकी हुई टांग घसीटता हुआ, मदद की गुहार लगाते हुए और यह कहते हुए कि उसे केवल सहारा चाहिए। खून बहना रोकने में मदद करने के बदले में वह दूसरे व्यक्ति को पिस्तौल चलाना सिखाएगा। यह देखकर कि वह व्यक्ति पहले से ही जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाएं, तो अत्यधिक सावधानी से आगे बढ़ें। उसने अपने कटे हुए पैर से एक अंगूठी निकाली, उसका संक्षिप्त निरीक्षण किया, उसे अपने बैग में रखा और फिर अपनी शक्ति का प्रयोग किया। जब रक्त परिसंचरण को धीमा करने वाले संतरे के फूल प्राप्तकर्ता को दिए जाते हैं, उन्होंने फ्रांसीसियों के मार्गदर्शन में बंदूक चलाना सीखना शुरू किया और इस बंदूक पर राफेल एडोरी का नाम खुदा हुआ है। नी की बालों से बनी पिस्तौल भी प्रीडेटर श्रृंखला से है। क्लासिक प्रॉप्स। अगर आपकी रुचि हो तो मैं बाद में इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा, साथ ही संतरे के फूलों के औषधीय प्रभावों के बारे में भी। फ्रांसीसी व्यक्ति को अचानक अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। तभी पास में ही एक अजीब सी आवाज सुनकर फ्रांसीसी चौंक गया, जिसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। यह केवल जमीन पर लेटकर और मरने का नाटक करके ही किया जा सकता था, लेकिन संयोगवश इसी कारण से इस कार्रवाई के कारण अनजाने में लूना को प्रीडेटर को हराने का एक तरीका मिल गया और उसने आने वाले खतरे को भांप लिया। उस आदमी ने तुरंत जमीन पर मृत होने का नाटक किया। इसके बाद मिंग बायो ने अपने सुरक्षा उपायों में ढील दी। धीरे धीरे अपने सुरक्षा
सुरक्षा उपकरणों को हटा दिया और जीवित जीवों को स्कैन करने के लिए थर्मल इमेजिंग का उपयोग करना शुरू कर दिया। वह व्यक्ति उस गंध से इतना भयभीत हो गया कि उसने पैदल यात्रा के दौरान अपनी सांस रोक ली। पकड़े जाने के डर से ली हाउ ने बताया कि उसने रक्त परिसंचरण को धीमा करने के लिए दवा ली थी और अब उसका शरीर बिखर नहीं रहा था। प्रीडेटर यांग में ऊष्मा उत्पादन की वर्तमान स्थिति डेडपूल की तरह। उसने सोचा कि इतने सटीक भेष के साथ वह आखिरकार बच निकलेगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से हमले का स्थान गलत होने के कारण उस पर अप्रत्याशित रूप से प्रीडेटर द्वारा हमला किया गया। पेड़ के पीछे छिपे आवारा कुत्ते पर पैर रखने के बाद चोर ने शिकारी की हरकतों को देखा और अंततः समझ गया कि उसकी गर्दन संतरे के फूलों के इतने अद्भुत उपयोग हैं, लेकिन हम उसके पढ़ने के खत्म होने का इंतजार नहीं करेंगे। जब वे दुश्मन को हराने की योजना बना रहे थे, तभी अचानक बिग येलो नाम का कुत्ता यह खबर सुनकर वापस भागा। हालांकि दुश्मन कद में छोटा था, फिर भी वह प्रीडेटर के लिए खतरा बन चुका था। उसने तुरंत अपना मुखौटा सक्रिय किया। उसका तीर चलने के लिए तैयार था और उसने ऐन मौके पर अपने भाई को प्रकट कर दिया। अपने घोड़े पर सवार होकर शिविर में वापस आते ही उसने तुरंत आयरन ब्लड को हरा दिया। योद्धा का खोपड़ी वाला मुखौटा बेकाबू हो गया और इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसने सहज रूप से बिग येलो पर निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से तीर ने दिशा बदल ली और सीधे लक्ष्य पर जा लगा। मुखौटे वाला पेड़ मानो विचारों में डूबा हुआ था। एक कोने से दृश्य को ध्यानपूर्वक देख रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, उत्तेजित प्रीडेटर ने भाई पर 2 गोलियां चलाईं, लेकिन दोनों निशाने से चूक गईं। तीर बेकार साबित हुए। एक अपवाद को छोड़कर तीनों गोलियां तीनों लाल बिंदुओं पर लगीं। लूना ने झट से प्रतिद्वंदी पर निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया, लेकिन उसकी वजह से सही मुझे पिस्तौल चलाना नहीं आता था और मैं उसमें बारूद भरना भूल गया, जिससे एक मौका हाथ से निकल गया। हताशा में मेरे पास बस यही विकल्प बचा था। क्या आप बोलकर शिकारी का ध्यान भटका सकते हैं? इस अवसर का लाभ उठाते हुए उन्होंने तुरंत अपनी बढ़त का फायदा उठाया और असाधारण नियंत्रण कौशल के साथ इस बदसूरत प्राणी को वश में कर लिया। भेड़ियों की बुरी तरह पिटाई हुई, लेकिन जैसा कि पहले बताया गया है, उन्माद तो मुझे लगता है कि जिस प्रीडेटर में सम्मान की भावना सबसे कम होगी, वह पीछे छूट जाने पर अपने स्टील्थ डिवाइस को सक्रिय कर देगा। दोनों एक दूसरे को नंगी आंखों से नहीं देख पा रहे थे। वहां मौजूद लोग शिविर को जल्द से जल्द छोड़ने के बारे में ही चर्चा कर रहे थे, लेकिन तभी बोता मरणासन्न अवस्था में प्रतीत हुआ। उस गंध ने लूना को तुरंत चेतावनी दी कि वह जल्दी से वहां से निकल जाए। अप्रत्याशित रूप से फूल की मधुर धुन पूरी होने से पहले ही, जब फूल गुप्त रूप में था, तो उस पर एक प्रचंड शक्ति ने प्रहार कर दिया और उसका भाई, जिसे उसने अपनी आंखों के सामने गिरते हुए देखा था, रक्त रोग के दौरान लूना भय से कांप रही थी। उस नाजुक क्षण में जब उसके पास गोली चलाने की ताकत नहीं बची थी, बड़े भाई ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर उस सनकी को चाकू मार दिया। उसने अपनी जान की कीमत पर लक्ष्य को सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया। फैंग के ध्यान देने से उसकी बहन को भागने का समय मिल गया। व्याकुल रोकुशी ने यह निर्णय लिया कि ब्यान ने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की और मन ही मन खुद को चेतावनी दी, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने भाई की मौत का बदला लेने की चाह में ब्लड ग्रुप ने थोड़े आराम के बाद अचानक पाया कि वह चमत्कारिक रूप से जीवित बच गई थी। वहां पहुंचे उपनिवेशवासी नदी के किनारे फावड़े धो रहे थे। उसने पहले तो उसे गोली मारकर जान से मारने की योजना बनाई थी, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और उसे एक शानदार विचार सूझा। बदला लेने की एक बेहतरीन योजना बनाई गई, इसलिए उसने तुरंत पीड़ित को नशीली दवा देकर बेहोश कर दिया। जब वह व्यक्ति कोमा से जागा तो यह देखकर वह भयभीत हो गया कि उसका दाहिना पैर वह गायब हो गया था और शांति से बैठा था। वह पास में ही शिकार के औजारों का निरीक्षण कर रही थी, लेकिन जिस व्यक्ति ने सीधे तौर पर उसके भाई की हत्या की थी, वह उसकी नजरों से ओझल था। स्टील हार्ट ने दाढ़ी वाले आदमी की जान इसलिए बख्शी ताकि उसे प्रीडेटर्स को बाहर निकालने के लिए चारा के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। लूना ने इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। उसे वसंत ऋतु में शरीर का तापमान कम करने के लिए केवल जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती है। प्रीडेटर की थर्मल ट्रैकिंग से बचने के लिए बंदूक उठाने वाला दाढ़ी वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उस ड्रग का निशाना बन गया। उस भयावह प्राणी का सामना करने की उस व्यक्ति ने कल्पना भी नहीं की थी। उसके पास जो भाला छोड़ा गया था उसमें गोलियां नहीं थीं और प्रीडेटर तुरंत उस टिकट की ओर आकर्षित हो गया। लूना ने अदृश्य व्यक्ति को नजरअंदाज करने का विकल्प चुना
और स्थिर रही। जैसे ही फ्रांसीसी व्यक्ति शिकार को इकट्ठा कर रहे प्रीडेटर की ओर बढ़ा, वह अचानक उसके पीछे प्रकट हो गया। उसने गोली चलाई जिससे बॉडी मास्क गिर गया और फिर जल्दी से उन्होंने मुखौटा चुरा लिया और जंगल में गहराई में छिप गए। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उनका प्रतिद्वंदी कौन है, लेकिन वह था लौह रक्त योद्धा। पृथ्वी सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी और तुरंत जमीन पर गिर जाएगी। 6 दल उनका पीछा करने के लिए निकल पड़े। इस बात से अनजान कि लूना ने दलदल के पास पहले ही एक जाल बिछा रखा था, जिससे वे पूरी तरह से हैरान रह गए। उसने इसे एक बहुत ही प्रमुख स्थान पर रख दिया। एक अनुभवी अधिग्रहणकर्ता के रूप में यह देखकर कि रक्त से गढ़ा हुआ ताला वास्तव में फ्रांसीसियों का सिर कटा हुआ लौह रक्त हथियार था, सिपाही तुरंत रुक गया और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ा। वीबो अकाउंट धीरे धीरे पीछे हट गया, जिससे स्थिति ऐसी हो गई कि एकमात्र विकल्प यही बचा था कि पहल करके पेड़ से तेजी से नीचे कूदकर एक जोरदार हमला किया जाए। हालांकि इस परिचित हमले से कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। इसके विपरीत इतने शक्तिशाली और भयंकर प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए प्रीडेटर को प्रतिद्वंद्वी ने आसानी से हवा में उड़ा दिया। उसके दिल में बसे आखिरी विश्वास पात्र ने अपनी कमर से भाला निकाला और निशाना साधा। जैसे ही बाँव मरने वाला था, दा हुआंग ने अचानक पीछे से छुपकर हमला किया और वहां से हट गया। दृढ़ निश्चय के साथ किया गया आक्रमण। लूना ने भागने की हताश कोशिश में मोर्चे की ओर दौड़ लगाई। फिर चिह्नित पेड़ एक बैकफ्लिप करता है, जिससे प्रीडेटर को घायल प्राणी को ढूंढने में मदद मिलती है। लूना ने इस अवसर का लाभ उठाया, तेजी से मुड़ी और जानबूझकर अपना भाला उठाया। स्थिर खड़ी रहने से लूना ने आयरन ब्लड का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जिसने स्वाभाविक रूप से अपना आपा खो दिया और एक जोरदार मुक्का मारा। हालांकि जैसे ही लूना अपना फायदा उठाकर उसे खत्म करने वाली थी, उसकी बाहों में मौजूद सबसे बड़ा बेटा अचानक एक नियमित आग लगाने वाले की तरह व्यवहार करने लगा, जिससे उसके पास उस पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। जब भौतिक वस्तु का निर्माण हुआ तो किली ने उसे चकनाचूर कर दिया, लेकिन वह केवल कर्म पर ही निर्भर रह सकता था। वह प्रीडेटर का मुकाबला नहीं कर सका और जल्दी ही जमीन पर गिर गया। फिर भी लूना की ताकत जरा भी कम नहीं हुई। उसने अपनी फुर्ती का पूरा फायदा उठाया। अपनी गति तकनीक का उपयोग करके आयरन ब्लड को वश में करने के बाद उसने पास ही स्थित दलदल की ओर देखते हुए दुश्मन को हराने का एक तरीका तुरंत सोच लिया। उस उग्र हमले के बावजूद लूना ने दूरी बनाने का प्रयास जारी रखा। वह एक हाथ से ही लड़की को जमीन पर गिरा सकता था और जानलेवा वार करने की तैयारी कर रहा था। सौभाग्यवश अवलोकन के माध्यम से चलुना को सांग्विस फेर्री के उपकरणों के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था। वन पत्थर की दरार पर मौजूद नुकीली धार का चतुराई से उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी के कृत्रिम दंत को तुरंत काट दें। हालांकि कठोर हृदय की ओर बढ़ने का यह प्रयास किसी प्रयोग में परिणत नहीं हुआ। गंभीर चोट पहुंचाने के बावजूद उसने प्रीडेटर से दूरी बनाने का मौका इस्तेमाल किया और बिग येलो ने बहुत समझदारी दिखाई। मास्टर के पत्थर के पास आओ और लूना के साथ समन्वय स्थापित करके स्लाइड टैकल का उपयोग करके उसे ले जाओ। घायल जानवर ने उन्माद में आकर तुरंत मौका पाकर लोहे के खून वाले नुकीले सिर को पकड़ लिया और रस्सी से उसका सिर जकड़ लिया। अंतिम और जोरदार प्रयास से वे अंततः आयरन ब्लड को अंतहीन दलदल में घसीट ले गए। जब मैंने देखा कि विरोधी धीरे धीरे शांत हो रहा है तो मुझे लगा कि लड़ाई खत्म हो गई है और पर्दा गिरने ही वाला है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आयरन ब्लड योद्धाओं की ताकत उम्मीदों से कहीं अधिक थी। कुछ ही देर में लूना धीरे धीरे गहरे दलदल से बाहर निकली, लेकिन डर दिखाने के बजाय उस तर्कहीन रक्त पिपासु व्यक्ति ने उसे जल्दी कार्रवाई करने के लिए उकसाया। वह योद्धा अपने ही गौरवशाली अत्याधुनिक हथियार के हाथों मारा गया और अंततः लूना अगले दिन यह रिपोर्ट मिलने के बाद कि उसने अपना शिकार परीक्षण पूरा कर लिया है, उसे उस क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया। वह अपने लूटे हुए सामान के साथ जनजाति के नदी किनारे लौट आई और खूबसूरत राफेल एडोरिनी तलवार की तलाश में निकल पड़ी। शैटर्ड हेयर पिस्टल मूल रूप से आयरन ब्लड से संबंधित एक सम्मान की वस्तु थी। अंततः यह मुकदमा आदिवासी लड़की के लिए खुद को साबित करने का एक मौका बन गया, लेकिन इसका कारण यह नहीं था कि मुझे खुशी है क्योंकि मैंने ट्रायल मैप पूरा कर लिया। यह एक सार्थक अनुभव था। भयंकर लड़ाइयों और अपने प्रियजनों को खोने के बाद उसे समझ में आया कि प्रीडेटर उपनिवेशवादियों का शिकार करना भी शुद्धिकरण अभियान और भी तेज होगा। एकजुट होकर ही हम इस पर काबू पा सकते हैं। उन्हें जल्द से जल्द पश्चिमी हथियारों का इस्तेमाल करना सीखना होगा ताकि वे आने वाले युद्धों में मूल अमेरिकी लोगों की रक्षा कर सकें। मानवीय गरिमा। कई लोगों को लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो जाती है, यह दृश्य यहीं समाप्त होता है, लेकिन
लेकिन अगला भाग लूना के अंतिम भाग्य को दर्शाएगा। कहानी थोड़ी देर और जारी रहेगी। अनुभवी आयरन ब्लड ने न केवल अपने अंतरिक्ष यान को जनजाति तक पहुंचाया, बल्कि लूना ने एलियन अखाड़े में जमीन को भी फेंक दिया, जो एनिमेटेड फिल्म प्रीडेटर किल नंबर से जुड़ा हुआ था। वांग ने यह भी बताया कि पिस्तौल क्यों दूसरे भाग में यह लौह रक्तवान बुजुर्ग के हाथों में प्रकट होता है। यदि आप रुचि रखते हैं तो मैं इसे बाद में समझाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि प्रीडेटर सीरीज की और भी फिल्में आएंगी। आपसे अगली बार मिलेंगे।